आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक ऐसे दांव की जिसे कुछ लोग दोगलापन कह सकते हैं, लेकिन कामयाब देश इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। चलिए समझते हैं ये पूरा खेल क्या है। हम सबने बचपन से सुना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पर क्या यही बात देशों पर भी लागू होते हैं? सोचिए, जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज खेल रहे हों तो क्या ये कहावत आपको डुबो सकती है? आज की दुनिया में कुछ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनका फॉर्मूला क्या है? उन्होंने नैतिकता को थोड़ा साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने देश के मुनाफे का गणित लगाया है। देखिए, जिसे हम और आप आम भाषा में दो नामों में पैर रखना या दोगलापन कहते हैं ना, उसी चीज को डिप्लोमेसी की दुनिया में एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी या फिर बैलेंसिंग एक्ट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपने देश का फायदा देखो, किसी एक पावर के कैंप में बंद कर मत रहो। और इस खेल का एक माहिर खिलाड़ी बनकर उभरा है भारत। एक जमाना था जब भारत नैतिकता के नाम पर गुटनिरपेक्ष रहता था, मतलब हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन नया भारत बहुमित्रता की पॉलिसी पर चल रहा है, जिसका मतलब है सब हमारे दोस्त हैं जब तक हमारे देश का फायदा हो रहा है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने कहा, या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। भारत ने कहा, नहीं, हम अपने साथ हैं। देखिए कैसे एक हाथ से भारत अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप में चीन को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बनाता है, और ठीक उसी वक्त दूसरे हाथ से अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस से हेवी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस किया और फिर उसी तेल को बढ़िया प्रोडक्ट बनाकर यूरोप को ऊंचे दामों पर बेच दिया। और रिजल्ट, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है ना कमाल का बिजनेस मॉडल। चलिए अब एक और देश को देखते हैं जिसने इस कला में महारत हासिल की है, वियतनाम। इनकी स्ट्रेटेजी का नाम भी बड़ा अनोखा है, बैम्बू डिप्लोमेसी, यानी बांस वाली कूटनीति। अब ये बांस वाली स्ट्रैटेजी क्या है? जरा बांस के पेड़ के बारे में सोचिए। उसकी जड़ें जमीन में बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन उसका तना बहुत लचीला होता है। जब तेज आंधी आती है तो वो टूटता नहीं, बल्कि हवा के साथ झुक जाता है। वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ऐसी ही है। मतलब ये कि अपनी जड़ों को, यानी अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को मजबूती से पकड़कर रखो, लेकिन जब बिजनेस और मुनाफे की हवा चले तो प्रैक्टिकल बनो और उसके साथ झुक जाओ। टूटो मत, झुको। और ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो वियतनाम चीन का कम्युनिस्ट भाई है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में वो चीन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और अमेरिका का नया बेस्ट फ्रेंड बन गया है। उन्होंने पश्चिम को खुला ऑफर दिया, आपको चीन का कोई विकल्प चाहिए, हम हैं ना। और इसका फायदा जबरदस्त। एप्पल, सैमसंग और नाइकी जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चीन से निकालकर वियतनाम ले जा रही हैं। सोचिए, एक कम्युनिस्ट देश अपने यहां पूंजीवादी पैसा लाकर अपनी जीडीपी को आसमान पे पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं दो ऐसे देशों की जो पारंपरिक तौर पर अमेरिकी खेमे के माने जाते थे, पर अब वो अपने नियम खुद बना रहे हैं, तुर्की और सऊदी अरब। पहले तुर्की को देखिए, इसे हम नाटो का बागी बच्चा कह सकते हैं। नाटो जो कि अमेरिका का मिलिट्री अलायंस है, तुर्की उसका मेंबर तो है, लेकिन वो सुनता किसी की नहीं है। जरा ये बैलेंस देखिए, एक तरफ तुर्की नाटो का सदस्य होने के नाते यूक्रेन को अपने फेमस ड्रोन्स बेच रहा है, और दूसरी तरफ वो नाटो के सबसे बड़े दुश्मन रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है, जिससे अमेरिका को सख्त चिढ़ है। इसका नतीजा ये है कि ना तो रूस और ना ही पश्चिम कोई भी तुर्की को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता। अब आते हैं सऊदी अरब पर। दशकों तक सऊदी अरब अमेरिका की सुरक्षा की छतरी के नीचे रहा, लेकिन अब प्रिंस सलमान यानी MBS ने यह खेल ही बदल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा कोई बॉस नहीं है। उन्होंने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि तेल का उत्पादन कितना करना है यह हम तय करेंगे, भले ही इससे अमेरिका को कोई भी दिक्कत हो। और वहीं दूसरी तरफ, जिस चीन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, सऊदी ने उसी चीन को अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया है। और अब हमारा आखिरी उदाहरण, जो शायद इस स्ट्रैटेजी का सबसे एक्सट्रीम रूप है। एक देश जो नक्शे पर एक छोटे से बिंदु जैसा दिखता है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कतर। कतर के दोहरे खेल का लेवल देखिए। एक तरफ वो अमेरिका को इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा एयरबेस बनाने की जगह देता है, और दूसरी ही तरफ वो अमेरिका के कट्टर दुश्मनों तालिबान और हमास के नेताओं को अपने 5 स्टार होटलों में पनाह भी देता है।
तो इसका नतीजा क्या होता है? जब भी अमेरिका को तालिबान से या किसी और दुश्मन ग्रुप से पर्दे के पीछे बात करनी होती है, तो उसे कतर के पास ही जाना पड़ता है। इस बिचौलिए यानी मीडिएटर की भूमिका ने कतर को इतना ज़रूरी और इतना सुरक्षित बना दिया है कि वो आराम से अपनी गैस बेचकर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना हुआ है। तो इन सारे उदाहरणों से हमें सबक क्या मिलता है? ये देश हमें सिखा क्या रहे हैं? ये शतरंज की बिसात पर एक मोहरा बने रहने और एक वजीर बनने के बीच का चुनाव है। ये सारे देश हमें एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत याद दिलाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है, देश का हित। और जो देश इस बात को समझ गया, वही आज के दौर का असली विनर है। तो जिसे दुनिया दोगलापन कह सकती है, वो दरअसल एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। अगर आप किसी एक का पक्ष लेकर खड़े हो जाएंगे तो आप एक मोहरा बन जाएंगे जिसे कोई भी कभी भी कुर्बान कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद को इतना जरूरी बना लें कि हर पक्ष को आपकी जरूरत पड़े, तो फिर खेल को आप कंट्रोल करते हैं। तो सवाल यही है, जियोपॉलिटिक्स की इस बड़ी बिसात पर कोई भी देश क्या बनना चाहेगा? एक मोहरा जिसे कभी भी कुर्बान किया जा सकता है, या फिर एक वजीर जो पूरे खेल को अपनी उंगलियों पर नचाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।